नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी। यहाँ हम आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ाते हैं और उसके नोट्स भी आपको बिल्कुल हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ना है और उसके नोट्स आपको हिंदी में लेने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए हम आज की अपनी कक्षा को स्टार्ट करते हैं। अभी हम कक्षा 12वीं के अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं, जो कि है पुष्पीपादमों में लैंगिक प्रजनन। आज हम इसके भाग 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 भाग तक पढ़ लिया है। इससे पहले वाले भाग में हमने लघु बीजाणु के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि लघु बीजाणु की संरचना क्या होती है, लघु बीजाणु की जनन कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। आज जो है हम परागकण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम परागकण के बारे में, ठीक। अगर आपने इससे पहले वाले भागों को नहीं पढ़ा है तो आप इससे पहले भाग और इससे पहले जो अध्याय 1 है उनको पढ़ो, वो अच्छे से समझ में आएगा, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जो जिन चीज़ों को मैं वहाँ पे अच्छे से पढ़ा दिया है मैंने, वहाँ पे उनको पूरा विस्तार रूप से आपको समझा दिया, तो उनको जो है मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। इसलिए मैं यहाँ जो है आप उसको शॉर्ट तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर उसको आपको विस्तार से समझना है तो इससे जो भी चीज़ें हैं मैंने सब चीज़ों को इससे पहले विस्तार से समझाया हुआ। अगर इससे पहले पढ़ाए हुए चीज़ इसमें फिर से आते हैं तो मैं उनको शॉर्ट तरीके से समझा के आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका वीडियो शॉर्ट रहेगा। तो इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इससे जो पहले मैंने भागों को पढ़ाया है, भाग 1 और भाग 2, उनको पढ़ो। पहले अध्याय से आप पढ़ाई शुरू करो, फिर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं परागकण। तो परागकण क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने भाग 1 में भी बताया था, ठीक है, कि परागकण कैसे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में मैंने भाग 1 में पढ़ाया आपको। तो आप वहाँ पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये परागकण कैसा दिखता है, ठीक है। तो परागकण देखिए, यह नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। परागकण क्या करता है, तो नर युग्मक, परागकण क्या है, नर युग्मक है, ठीक है। तो ये नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। परागकण के अंदर बहुत सारे क्या होता है, नर युग्मक होते हैं जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यह गोलीय आकार के होते हैं और इनमें 2 परतों वाली भित्ति होती है, ठीक है। परागकण क्या होगा, कैसा आकार का होगा, गोलीय आकार का होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, पुष्प के ऊपर एक डंठल के ऊपर परागकोश रहते हैं, ठीक है, और परागकोश के अंदर क्या होता है, परागकण होता है। और परागकण क्या होता है, नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है, नर युग्मक होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ दिया परागकण भी कैसे होंगे, या गोलीय आकार के होंगे, मतलब गोल गोल होंगे और इनमें 2 परत वाली भित्ति होगी। इनमें कैसी भित्ति होंगी, तो 2 परत वाली भित्ति होंगी, ठीक है। बाहरी भित्ति को क्या कहेंगे हम लोग, बाह्यचोल कहेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बाहरी भित्ति कहेंगे। और अंदर वाले भित्ति को क्या कहेंगे हम, अंतःचोल कहेंगे, जिसको हम आंतरिक भित्ति कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं बाह्यचोल। बाह्यचोल भित्ति किस चीज की बनी हुई होती है, तो बाह्यचोल भित्ति स्पोरुलिन से बनी कठोर परत होती है जो अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। मतलब स्पोरुलिन जो है, स्पोरुलिन से जो बनी हुई बाह्यचोल होती है, बाहर की जो भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो स्पोरुलिन की बनी होती है, ठीक है। स्पोरुलिन क्या होती है, ये कठोर परत होती है जो अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। किस चीज में प्रतिरोधी होती है, जब बाहरी जैसे मान के चलिए परागकण है, ठीक है। परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाने के लिए किसी भी माध्यम से जाता है, हवा के माध्यम से, किसी पक्षी के माध्यम से, तितली के माध्यम से, किसी भी माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाता है। मतलब अपनी ही जाति के एक पौधे से दूसरे पौधे या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे इनका परागकण जाता है, ठीक है। तो उनको जब ये परागकोश से अलग होते हैं, परागकोश से परागकण जब निकलते हैं तो उनको जिंदा रहने के लिए, वो जिंदा रहेंगे, वो जीवित रहेंगे, तभी तो दूसरे जगह जाके वो जनन करेंगे, ठीक है। तो वो जिंदा रहे इसीलिए उनके चारों तरफ क्या होता है, स्पोरुलिन का एक कठोर परत होता है, ठीक है, जो क्या होता है, अधिक बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रतिरोधी होता है। मतलब उच्च तापमान को सहने की क्षमता होती है, अम्लीयों को सहने की क्षमता होती है, क्षारीय जैसी स्थितियों को भी सहने की क्षमता होती है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि यह उच्च तापमान, अम्लीय और क्षारीय स्थितियों की सामना कर सकती है, ठीक है। जैसे देखिए, अब आप रेगिस्तान चले जाइए, वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर आता है, तो वहां भी जो है पुष्प जो है, जो वहाँ के पुष्प होते हैं वो प्रजनन करते हैं, वो जनन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो हमारे यहाँ अभी नॉर्मल कभी गर्मी रहता है, कभी ठंडी रहता है, तो यहाँ भी हमारे यहाँ सारे पुष्प जो है क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो उनका जो परागकण होता है, जब परागकोश फूटता है और उससे जो परागकण निकलता है तो वो किसकी वजह से सुरक्षित रहता है, तो उनके चारों ओर किसके लेयर रहते हैं, किसकी परत रहती है, स्पोरुलिन की परत रहती है। तो आपसे पूछा जा सकता है परागकण के बाह्यचोल पे कौन सा लेयर रहता है, कौन सी परत रहती है, ठीक है, कौन सी चीज की परत बनी हुई होती है, तो आप क्या बताओगे, स्पोरुलिन की परत बनी हुई होती है, ठीक है। उसी तरह से परागकोश के बाह्यचल सुषुप्त द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। परागकोश के बाह्यचल पर सुषुप्त द्वारक होता है, एक छेद जैसा होता है, जिन्हों की रंध्र होते हैं और जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिससे कि जनन छिद्र कहते हैं, ठीक है। अंतःचोल,
अंतःचोल। अब देखते हैं अंतःचोल क्या होता है। अंतःचोल क्या कहेंगे, परागकण के जो अंदर के जो परत होंगे उसको क्या कहेंगे, लोग अंतःचोल कहेंगे। आंतरिक परत जो होगा उसको अंतःचोल कहेंगे, ठीक है। यह सेल्यूलोज एवं पैक्टिन से बनी पतली और निरंतर परत होती है, ठीक है। यह क्या होता है, अंतःचोल किसका बना होता है, सेल्यूलोज और पैक्टिन का। आपसे देखिए इसमें भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है, तो बाह्यचोल किसका बना हुआ होता है, स्पोरोलेनिन का बना होता है, ठीक है। बाह्यचोल किसका बना होता है, तो स्पोरोलेनिन का बना होता है। उसी तरह से आपसे पूछेगा अंतःचोल किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना हुआ होता है, ठीक है। और यह कैसा होता है, तो पतला होता है और निरंतर परत होती है, चारों तरफ से घिरी हुई परत होती है, ठीक है। ये परत कौन सी, अंतःचोल आंतरिक परत है और बाह्यचोल बाहरी परत है, ठीक है। परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं होती है। परिपक्व परागकण में कितनी कोशिकाएं होती है, परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं होती है। मतलब जब परागकण जो है जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसके अंदर 2 कोशिकाएं होती है। एक कायिक कोशिकाएं होती है और दूसरा जनन कोशिका होती है, ठीक है। कायिक कोशिका क्या होती है, इसमें कायिक कोशिका जो है इसमें प्रचुर क्या होगा, प्रचुर खाद्य भंडार होगा, ठीक है। कायिक कोशिका में प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार होगा जो उनको जिंदा रखने में, जो उनको जीवित, जैसे जब वो फर्टिलाइजेशन करेंगे, जब वो जनन करेंगे तो उनको जो है क्या करेगा, न्यूट्रिशन देने में मदद करेगा, ठीक है, पोषण देने में मदद करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, पर जब परागकण परिपक्व होंगे तो उसके अंदर 2 कोशिका होंगे, एक कायिक कोशिका एक जनन कोशिका, ठीक है। कायिक कोशिका में क्या होगा, प्रचुर खाद्य भंडार होती है, उसमें बहुत सारे खाद्य भंडार होते हैं तथा बड़ी अनियमित आकृति का केंद्रक होता है और बड़ी ही अनियमित, मतलब उसका कोई नियम नहीं होगा, उसके जो केंद्र होंगे, केंद्रक जो होते हैं उसके अंदर उसका वो क्या होते हैं, अनियमित होते हैं। अनियमित आकृति का केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक आकृति किसी भी रूप से किसी भी तरीका का हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या है, यह कोशिका छोटी होती है, यह कोशिका जो कायिक कोशिका से छोटी होगी, ठीक है, तथा कोशिका द्रव के जीव द्रव में तैरती रहती है, तथा कायिक कोशिका की जीव द्रव में तैरती रहती है, ठीक है। इनमें घने द्रव्य और एक केंद्रक होते हैं। जैसे देखिए ये फिगर है, मान के चलिए ये एक मान के चलिए परागकण है। इसमें देखिए ये जो रेड कलर से भरा हुआ है ये क्या है, कायिक कोशिका है, ठीक है। ये पूरा इसके अंदर किसी भी परागकण के अंदर पूरा क्या होगा, कायिक कोशिका को, उसके बीच में जो जनन कोशिका होगी, छोटी जैसी जनन कोशिका, जैसे देखिए ये जो काला रंग से दिख रहा है ये क्या है, जनन कोशिका है। और इसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है। और कायिक कोशिका के अंदर भी बहुत सारे केंद्रक होते हैं, जो केंद्रक अनियमित होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, अनियमित आकार के होते हैं। देखिए जब ये जनन करेगा, जब ये मान के चलिए परागकण कहीं पे जाएगा, ठीक है, परागकण किसी पुष्प पे गया, ठीक है, उसके परागकण गया कहीं के पुष्प पे, और उसमें जो है क्या होता है, स्त्री भाग होता है। स्त्री भाग क्या, स्त्री केसर पे गया, ठीक है, वहां पे ये क्या करेगा, जनन करेगा, ठीक है। वहां पे अंदर जाएगा, मैं आपको इससे पहले बताया था कि कैसे ये वहां पे जाके जनन करता है, ठीक है। तो उसी तरह से वहां जाके जनन करेगा। आगे भी मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे ये जनन करता है। अभी आप बस इतना समझिए कि जब ये परागकण जो है स्त्री केसर पे जाता है और वहां पे जब जनन करता है, ठीक है, वहां पे जब जनन विधि को करता है, और जब ये अंदर चले जाता है, ठीक है, स्त्री केसर के अंदर जाता है, अंडकोश में जाता है, और जब वहां ये जनन करने की प्रक्रिया करता है, इसके अंदर जो कायिक परिवर्तन रहता है, ठीक है, कायिक जो कोशिका उसमें जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या करता है, ये पोषण की तरह उपयोग करता है। पोषण के रूप में जब ये जनन करते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर जो युग्मक होते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक, जब ये संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं, तो वो जब क्या करते हैं, वो जब फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, जब वो जनन कर रहे होते हैं, तो उन विधि में जो है क्या करती है, पोषण देने का काम करते हैं। कौन का पोषण देने का काम करते हैं, कायिक कोशिका जो उनको पोषण देने का काम करता है, ठीक है। तो जनन कोशिका क्या करता है, वो जनन करने का काम करता है। जनन कोशिका जब जनन करता है तो उस दौरान जो है कायिक कोशिका क्या करता है, उसको पोषण देने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए आगे, जनन कोशिका क्या होती है, यह छोटी होती है तथा कायिक कोशिका जीव द्रव्य में तैरती रहती है। इनमें घने द्रव्य और एक केंद्रक होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, घने द्रव्य होते हैं और एक केंद्रक होते हैं, ठीक है। देखिए 60% जो आवर्ती बीजी होते हैं, आवर्ती बीजी जो 60% आवर्ती बीजी में क्या होते हैं, परागकण 2 कोशिका अवस्था में झरते या संगलित होते हैं, ठीक है। परागकण जो होते हैं 60% जो आवर्ती बीजी है, उसमें जो परागकण होते हैं वो 2 कोशिका अवस्था में झरते या संगलित होते हैं, ठीक है। अन्य में जनन कोशिकाएं 2 नर युग्मक या 3 कोशिका अवस्था बनाने के लिए समसूत्री विभाजन से गुजरती है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, इसको भी मैंने इससे पहले आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब 60% आवर्ती बीजी में परागकण क्या होता है, 2 कोशिका अवस्था में झरते हैं या संगलित होते हैं, ठीक है। अन्य में जनन कोशिका, अन्य जो और जो 40% जो बच गए, उनमें क्या होगा, जनन कोशिका 2 नर युग्मक, उनमें 2 नर युग्मक या 3 कोशिका अवस्था, ठीक है, 2 नर युग्मक या 3 कोशिका अवस्था होंगे, जिनको बनाने के लिए क्या करते हैं, वो समसूत्री विभाजन करते हैं, ठीक है। 2 नर युग्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं, या 3 कोशिका अवस्था बनाने के लिए क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन से गुजरती है, ठीक है। समसूत्री विभाजन क्या होता है, इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको समझाया, उससे भी पहले वाले अध्याय में मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, परागकण के बाहर जाने के बाद उनकी वहवरता क्या होता है, वहवरता होता है जीवन क्षमता, ठीक है, वो कितनी देर तक जीवित रह सकते हैं। वहवरता क्या होता है, जीवन क्षमता, ठीक है।
तो पराग कणों के बाहर जाने के बाद उनकी वहवरता, जो उनकी जीवन क्षमता जो है, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। बाहरी तापमान और बाहरी आर्द्रता पर निर्भर करती है। बाहरी तापमान कैसा है, बाहर का वातावरण कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, पराग कणों के बाहर जाने मतलब परागकोश जब फूटता है, ठीक है, परागकोश जब फटता है और उससे जब परागकण निकलते हैं तो परागकण क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद क्या होता है, उनकी जीवन क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जीवन क्षमता किसके ऊपर निर्भर रहती है कि वो कितने देर तक जीवित रहेंगे, तो बाहरी तापमान और बाहरी आर्द्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, कोई परागकण जो है 30 मिनट से लेकर कुछ महीनों तक जीवित रह सकती है। ठीक है, तो यह जो है 30 मिनट से लेकर कुछ महीनों तक की होती है। ठीक है, परागकण की जो जीवन क्षमता है, व्यवहार्यता है, वो 30 मिनट से लेकर कुछ महीनों तक की होती है। ठीक है, अब देखिए परागकण से एलर्जी। ठीक है, परागकणों से क्या होता है, एलर्जी भी होती है। बहुत लोगों को क्या होता है, परागकण से एलर्जी होती है। ठीक है, परागकण एक ही प्रजाति के अन्य पौधों को निषेचित करने के लिए पेड़, फूल, घास और खरपतवार द्वारा उत्पादित बहुत महीन पाउडर है। ठीक है, बहुत महीन पाउडर है। क्या मतलब, जैसे देखो कई सारे फूल आप जब छूते होंगे, पुष्प को जब आप छूते होंगे तो आपके हाथ पे देखते होंगे कभी कभी पीला जैसा कुछ लग जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो परागकण होता है। तो किस फॉर्म में रहता है, वो पाउडर जैसा लगता है। ठीक है, महीन पाउडर जैसा होता है। ठीक है, तो परागकण एक ही प्रजाति के अन्य पौधों को निषेचित करने के लिए, मतलब एक ही प्रजाति के पौधों को निषेचित करेगा। ऐसा तो नहीं है कि आम के पेड़ का जो परागकण है वो जाकर लीची के पेड़ पे निषेचन कर लेगा। ठीक है, वैसा तो नहीं, इतना एक ही प्रजाति के पौधों को निषेचित करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, चाहे वो कोई पेड़ हो, फूल हो, घास हो या खरपतवार हो, कोई भी हो, क्या करते हैं, वो एक बहुत महीन पाउडर बनाते हैं जिसको कि परागकण कहते हैं। ठीक है, तो वो पाउडर कभी कभी आप फूल वगैरह तोड़ोगे तो उसमें भी आपके हाथ पे लग जाते हैं। ठीक है, कभी पीला हो या कभी लाल फूल हो तो वो क्या होते हैं, आपके हाथ पे लग जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो परागकण होते हैं। ठीक है, परागकण की अनेक प्रजातियों की वजह से कई लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसन वेदना पैदा होती है। ठीक है, पैदा करते हैं। परागकण जो है कई लोगों में क्या होता है, परागकण की बहुत सारी प्रजातियां होती है, तो उन्हीं प्रजातियों में कुछ ऐसे होते हैं जो कई लोगों में क्या कहते हैं, गंभीर एलर्जी। ठीक है, गंभीर एलर्जी और श्वसन वेदना पैदा करते हैं। ठीक है, श्वसन वेदना पैदा कर देते हैं। जैसे देखिए परागकण से जब एलर्जी होता है तो आदमी को क्या होता है, छींक आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा छींक आने लगता है। ठीक है, सॉरी, और कभी कभी क्या होता है, वोमिटिंग भी होती है। कभी कभी क्या होता है, उल्टियां होने लगती है, छींक आने लगती है। और कभी कभी देखिएगा ऐसे भी जब हम लोग नॉर्मली कुछ खाते पीते हैं या कुछ होता है तो हमारे शरीर पे क्या होता है, धब्बा धब्बा जैसा हो जाता है, लाल लाल जैसा धब्बा हो जाता है। तो वो भी क्या होता है, वो भी एक तरह से एलर्जी होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, एलर्जी होता है। तो उसी तरह जब परागकण से एलर्जी होता है तो परागकण से जब एलर्जी होगा तो किसी भी इंसान के अंदर तो उसको बहुत ज्यादा छींक आएगी। जैसे किसी को धूल से एलर्जी रहती है। ठीक है, अगर वो ज्यादा धूल में जाते हैं तो उनको क्या होता है, बहुत ज्यादा छींक आने लगते हैं। उसी तरह से कभी कभी आप देखते होंगे गांव वगैरह में जब गेहूं का फसल कटता है, ठीक है, और जब उनकी गेहूं का जब हम लोग गेहूं को जो तैयार करते हैं, गेहूं के तैयार के दौरान जब उनको थ्रेशर के अंदर डालते हैं और उससे जो भूसा निकलता है तो उससे भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है, उससे भी बहुत लोगों को छींक होती है। ठीक है, तो उसी तरह से परागकण की जो अनेक प्रजातियां हैं, ठीक है, उनमें से कुछ प्रजाति ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लोगों में गंभीर एलर्जी और श्वसन वेदना पैदा होती है। ठीक है, श्वसन वेदना करते हैं, वो गंभीर एलर्जी और श्वसन वेदना का कारण बन जाते हैं। ठीक है, जो कभी कभी चिरकालिक, मतलब चिरकालिक श्वसन जो विकार, जैसे चिरकालिक श्वसन विकार क्या हो गया, जैसे दम्मा हो जाता है किसी को। ठीक है, बहुत ज्यादा छींक आएगा। ठीक है, हफ्सी का बीमारी हो जाता है। ठीक है, दम्मा हो जाता है, श्वसनी स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, आदि के रूप में विकसित हो जाती है। बीमारी आदि के रूप में क्या होती है, विकसित हो जाती है। परागकण की उपस्थिति में सांस लेने पर कई लोगों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रतिकूलित होती है। ठीक है, देखिए परागकण की उपस्थिति मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है, परागकण से एलर्जी होती है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, सांस लेने पर जब कई लोगों परागकण की उपस्थिति में सांस लेते हैं और उनके कारण उनको एलर्जी हो जाती है तो उनके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रतिकूलित होती है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो क्या करती है, मतलब वो जो है उसके तरफ रिएक्ट करना शुरू करती है। और रिएक्ट कर जब शुरू करती है तो क्या होता है कि उनको छींक आती है, उल्टियां होती है, ये सब चीज होने लगती है। ठीक है, तो परागकण की उपस्थिति में सांस लेने पर कई लोगों की प्रतिक्रिया प्रतिकूलित होती है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली में आमतौर पर शरीर को हानिकारक आक्रमणकारियों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, बीमारी की ओर निर्भर करती है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली किस चीज पर निर्भर करती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो आक्रमणकारी, मतलब जैसे बाहर से कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर चले गया, ठीक है, बैक्टीरिया चले गया, ठीक है, उससे जो हमारी जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी जो शरीर की प्रतिरक्षा होती है वो क्या करती है, उससे लड़ने का काम करती है। ठीक है, वो क्या करती है, वायरस से लड़ेगी, बैक्टीरिया से लड़ेगी। जो हमारे शरीर के अंदर बचपन से ही हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है जो कि किसी भी रोग से लड़ने के लिए क्या करता है, काम करता है। ठीक है, वो क्षमता विकसित करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस गया, कोई बैक्टीरिया गया, तो वो समझ लिया कि बाहर से आया हुआ है और हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके प्रति वो क्या कहता है, लड़ने लगता है। उसके प्रति वो क्या कहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत करने लगता है, उसके प्रति क्या कहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने लगता है। ठीक है,
तो उसी तरह से जो जब कोई परागकण हमारे शरीर के अंदर जाता है तो उसको, जैसे हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को लगता है कि ये बाहर से आया हुआ है और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो क्या करता है, उसके प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने लगता है। ठीक है, और हमें क्या होता है, कभी कभी एलर्जी हो जाती है, उल्टी होने लगती है, छींक होने लगती है, तो वो सब किसकी वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली आमतौर पर शरीर को हानिकारक आक्रमणकारियों, ठीक है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, बीमारी की ओर, ठीक है, उसे बचाती है, बीमारी की ओर निर्भर करती है। ठीक है, उसे बचाने में हमें मदद करती है। पराग एलर्जी वाले लोगों में, पराग जो है एलर्जी वाले लोगों में प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से हानिहरित पराग को एक खतरनाक घुसपैठिए के रूप में पहचान लेती है और पराग से लड़ने के लिए रसायनों का उत्पादन शुरू कर देती है। इसे एलर्जी के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है और विशिष्ट प्रकार के पराग का कारण बनते हैं, जो इसे एलर्जन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पराग एलर्जी वाले लोगों, जिनमें पराग से एलर्जी होती है, परागकण से एलर्जी होती है, तो उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है, कभी कभी कोई पराग को, हानि रहित पराग को क्या कहते हैं, खतरनाक घुसपैठिए के रूप में पहचान लेती है। ठीक है, जो कभी कभी कोई गलती से कोई हानि रहित, मतलब जो हानि हमें नहीं करेगा लेकिन फिर भी वो परागकण हमारे अंदर चले गया। ठीक है, और उसको क्या करता है, हमारा जो पराग, मतलब हमारे अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली रहती है उसको क्या समझ लेता है कि ये हमारे शरीर के लिए घुसपैठिया, ये हमारे शरीर को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, जबकि वो हानि रहित होते हैं, फिर भी पहचानने में कभी कभी क्या करते हैं, हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली वो पहचानने में कभी कभी गलतियां कर देते हैं, और क्या होता है, उससे लड़ने के लिए क्या करते हैं, रसायन उत्पादन शुरू कर देते हैं। मतलब उससे लड़ने के लिए क्या होती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, रसायन उत्पादन शुरू कर देती है, मतलब केमिकल रसायन बनाना शुरू कर देती है, रसायन उत्पादन शुरू कर देती है, जिससे कि हमें क्या होता है, एलर्जी की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है, जो कि एलर्जी की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। एलर्जी जब होता है उसका प्रतिक्रिया क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि छींक होने लगती है, ठीक है, उल्टियां होने लगती है, ठीक है, कभी कभी दस्त होने लगती है, ये सब क्या है, एलर्जी की प्रक्रिया है। ठीक है, एलर्जी के प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है और ये विशिष्ट प्रकार के पराग का कारण बनती है, ये विशिष्ट प्रकार के परागकण के कारण बनते हैं। ठीक है, जो इसे एलर्जन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ऐसे परागकण को किसके रूप में जाना जाता है, ऐसे परागकण को एलर्जन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रतिक्रिया से कई जलन के लक्षण होते हैं, जैसे कि छींकना, नाक बंद होना और आंखों में पानी आना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर कभी परागकण गया और उसके प्रति जो है हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या कहता है, रसायन उत्पादन करने लगता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रतिक्रिया होंगी, कुछ बदलाव होंगे। ठीक है, तो बदलाव क्या क्या होते हैं, जैसे हमारे शरीर में जलन होने लगता है, जलन के लक्षण होते हैं, छींक आने लगता है, बहुत ज्यादा छींक आने लगता है, नाक बंद हो जाता है, आंख में जो पानी जैसा भर जाता है, वो सब किसका प्रतिक्रिया है, वो सब क्या होता है कि जब हमारा शरीर जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो रसायन उत्पादन करती है, तो उसका जो प्रतिक्रिया होता है और रसायन उत्पादन के दौरान जो प्रतिक्रिया होती है वो इस रूप में बाहर आती है। ठीक है, अब देखते हैं परागकण की व्यवहार्यता। परागकण की व्यवहार्यता मतलब जीवन क्षमता क्या होती है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बताया कि परागकण की व्यवहार्यता, ठीक है, परागकण की व्यवहार्यता मतलब परागकण की जीवन क्षमता। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसको। यह भ्रूण कोश में नर युग्मक पहुंचाने के अपने कार्य को करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है, परागकण क्या करता है, परागकण व्यवहार्यता, परागकण की जीवन क्षमता। देखिए परागकण की जीवन क्षमता क्या करता है, भ्रूण कोश में जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक को भ्रूण कोश में पहुंचाने के अपने कार्य को करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है, परागकण जो होता है वो तभी तक, जब तक वो भ्रूण कोश में पहुंचता है, तो वो बीच में जो वो जीवन क्षमता होती है, मतलब कितने देर में उनको भ्रूण कोश में पहुंचना चाहिए, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो व्यवहार्यता के ऊपर डिपेंड करता है, व्यवहार्यता के ऊपर निर्भर होता है कि यह भ्रूण कोश में कितने देर में नर युग्मक को पहुंचाने का कार्य करेगा और अपनी क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है, जब तक ये भ्रूण कोश में पहुंचते हैं तब तक ये जीवित रहते हैं, ऐसा इनका ये होता है। ठीक है, जब भ्रूण कोश में नर युग्मक पहुंचाने के अपने कार्य को करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है, परागकण की व्यवहार्यता मिनटों से लेकर वर्षों तक भिन्न होती है। ठीक है, परागकण की जो व्यवहार्यता होती है मतलब परागकण की जो जीवन क्षमता होती है, ठीक है, परागकण की जो ये जीवन क्षमता है ये क्या होता है, मिनटों से लेकर मतलब कुछ मिनट से लेकर कुछ वर्षों तक होती है। ठीक है, भिन्न होती है, मतलब कोई कोई परागकण जो कुछ मिनट के लिए जिंदा है, जैसे एक ही पुष्प में जो है नर भाग और मादा भाग है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वो कुछ मिनट के लिए होता है, नर भाग से गिरा और मादा भाग पे गया और मादा भाग में जाके वो जनन कर लिया। और कुछ क्या होता है, एक भाग से दूसरे, एक जैसे मान के चलिए एक पेड़ है और दूसरे पेड़ पे, तो वो क्या होता है, कुछ दिनों तक जिंदा रहता है। उसी तरह से कुछ जो है जिनको बीज के रूप में हम लोग संग्रहित करते हैं, गेहूं का बीज हो गया, मक्के का बीज हो गया, वो क्या होता है, कुछ वर्षों तक भी उनको संग्रहित करके रख सकते हैं। ठीक है, तो परागकण की व्यवहार्यता, परागकण की जो जीवन क्षमता मिनटों से लेकर क्या वर्षों तक भिन्न होती है और जो मुख्य रूप से पौधों की वर्गीकरण स्थिति और अजैविक पर्यावरण परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है, जो मुख्य रूप से पौधों की वर्गीकरण कैसे किया गया, वर्गीकृत कैसे किया गया, उसकी स्थिति पर, अजैविक पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है, परागकण की व्यवहार्यता मतलब परागकण की व्यवहार्यता जीवन क्षमता। ठीक है, ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है व्यवहार्यता, आप भी वैसे व्यवहार्यता लिख के ब्रैकेट में जीवन क्षमता लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो परागकण की व्यवहार्यता और उर्वरक क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए
विशेष भंडारण स्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमको प्राक्कन को स्टोर करना है, ठीक है, जैसे हम लोग मकई गेहूं को स्टोर करते हैं, ठीक है, उनका बीज जब हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं बीज लाते हैं तो बीज क्या करते हैं, बीज किसी केमिकल में रहता है कभी कभी, ठीक है, किसी क्या कहता है रसायन के अंदर वो भिंगा के उसको रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका विशेष भंडारण करते हैं। विशेष स्थितियों में आवश्यकता होती है जिसको हम लोग मतलब जैसे गेहूं है तो गेहूं को हम लोग 1 साल रख लेते हैं, 2 साल रख लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कभी कभी जब आप पैकेट में खरीद के लाओगे तो उसमें क्या होता है, कुछ केमिकल के अंदर रहता है, वो कुछ रसायन के अंदर रहता है, या ऐसे भी उसको क्या कहते हैं सुखा के हम लोग अच्छे से पैक कर देते हैं, ऐसी जगह पैक करते हैं जहां पर उनको नमी नहीं मिले, ठीक है, नमी वगैरह नहीं मिले तो वैसे जगह पर उसको पैक कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसका विशेष भंडारण होता है, ठीक है, और उसका उपयोग हम आगे चलकर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राक्कन की व्यवहार्यता और उर्वरक क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए विशेष भंडारण स्थितियों की आवश्यकता होती है, विशेष भंडारण स्थितियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी तरह से अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए प्राग उत्पाद क्या होता है, प्राग उत्पाद क्या होता है, तो 1970 के दशक के उत्तरार्ध में, ठीक है, उत्तरार्ध मतलब उत्तर में 1970 के दशक में जो होते थे मधुमक्खी पराग आपको जो है एनसीईआरटी की बुक में इमेज भी दिया होगा, ठीक है, एक चित्र दिया होगा मधुमक्खी पराग कैसा दिखता है, उसका उपयोग बढ़ गया था, ठीक है। उत्तरार्ध में जो मधुमक्खी पराग का उपयोग बढ़ गया था, तो वो क्यों बढ़ गया था, इसको जो एथलीट लोग जो होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, इसको ड्रग के रूप में लेते थे, और ये क्या करता था, उनके अंदर जो है क्षमता बढ़ा देता था। किस चीज का क्षमता बढ़ाता था, उनके शरीर के अंदर का क्षमता बढ़ा देता था, ठीक है, जिससे कि वो किसी भी खेलकूद में अपने आप को ज्यादा प्रतिभाशाली दर्शा देते थे, ठीक है, प्रतिभाशाली बताते थे। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में मधुमक्खी पराग का उपयोग बढ़ गया था, एथलीटों द्वारा प्रशंसा पत्र के बाद इस उत्पाद के साथ पुख्ता ने सहन शक्ति में वृद्धि की और एथलेटिक क्षमता में सुधार किया, ठीक है। तो ये क्या करता था, देखिए जैसे कोई एथलीट है, जब वो मधुमक्खी पराग लेते थे तो उनके अंदर क्या करता था, सहन शक्ति में वृद्धि कर देता था, ठीक है, उनके अंदर सहन शक्ति में वृद्धि कर देता था, ठीक, उनके क्षमता को बढ़ा देता था। जैसे वो 100 मीटर दौड़ सकते थे तो इनको लेने के बाद वो हो सकता है 150 मीटर दौड़ लेते थे, इसी तरह से उनकी क्षमता को बढ़ा देता था। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से ड्रग्स हो गया, लेकिन इसको बाद में क्या किया, बैन कर दिया गया, ठीक है, बैन कर दिया मतलब इनको वहां पे उपयोग करने से बैन कर दिया गया, ठीक है, इनको कोई भी एथलीट गेम के दौरान मतलब खेल के दौरान उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मधुमक्खी परागकण का उपयोग कुछ संस्कृतियों में हजारों वर्षों से किया जाता रहा है। मधुमक्खी परागकण जो है उनका उपयोग कुछ संस्कृतियों में, हमारे जो संस्कृति है उसमें हजारों वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यह तेजी से लोकप्रिय हो गया। लेकिन हाल का जो वर्ष है, पिछले कुछ वर्षों में जो है यह तेजी से लोकप्रिय हुआ है, ठीक है, और इसको संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए मान्यता प्राप्त है। और इनका जो है कुछ कुछ रोगों में जो है इनका स्वास्थ्य लाभ होता है, इनको जो कुछ कुछ रोगों में जो हम लोग दवाई के रूप में उपयोग करते हैं, तो इनका जो है संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए मान्यता प्राप्त है। इनको जो क्या है, संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए मान्यता प्राप्त है, ठीक है। यह परंपरागत रूप से विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है, यह परंपरागत रूप से क्या है, विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपयोग किया गया है, जिसमें प्रोस्टेटिस, ठीक है, प्रोस्टेटिस बीमारी होती है, सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बीमारी होती है, प्रोस्टेट कैंसर बीमारी होती है, या घाव भरने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी परागकण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो उसके लिए ये सब दवाई बनाते हैं, ठीक है, इन सब बीमारियों के लिए इनका दवाई में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके प्रस्तावित एंटीऑक्सीडेंट कार्यों के लिए कब्ज की राहत शामिल है, ठीक है, इनके अंदर जिस किसी को कब्ज की बीमारी होती है उसमें भी ये उपयोग में आता है, ठीक है। कौन सा उपयोग, क्या उपयोग में आता है, मधुमक्खी परागकण उपयोग में आता है। तो इसके अंदर जो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बीमारियों से लड़ने में क्षमता विकसित करते हैं हमारे अंदर, ठीक है। अगर आपको परागकण देखना होगा तो आप देख सकते हो, ऑनलाइन सर्च करना परागकण, या मैं लिंक भी दे दूंगा। आप शॉपिंग वेबसाइट और जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, वहां भी जाके लिखोगे आपकी बी पोलन क्या होता है, परागकण का इंग्लिश पोलन होता है, मधुमक्खी का इंग्लिश बी होता है, तो आप बी पोलन लिखोगे तो आपके पास वो आ जाएगा। मैं होगा तो लिंक नीचे दे दूंगा, आप देखना चाहो तो उस लिंक से जाके आप देख सकते हो कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, अपनी कक्षा को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की पढ़ाई हुई कक्षा पसंद आई तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। और कुछ बच्चे नोट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो नोट्स जो है दोस्तों, नोट्स हम आपको देंगे। नोट्स बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे मैं आपको वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही नोट्स ऐसे ही होंगे, हुबहू नोट्स ऐसे ही होंगे। लेकिन कुछ दोस्त जो है वो लोग बोल रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर पीडीएफ चाहिए, तो मैं पीडीएफ आपको दूंगा, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ तैयार करके पूरा पीडीएफ का लिंक आपको दे दिया करूंगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, ठीक है, आपके मन में कोई डाउट है, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई सुझाव है मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, मुझे क्या चीज़ों को विस्तार में बताना चाहिए, उन सब चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट
मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर जब चाहो आप प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा हमेशा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।